नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 11वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के भाजपा के वैचारिक उद्देश्य को फिर से बढ़ावा दिया। इस विचार को संविधान में निहित एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में पुनः तैयार किया और सभी के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता पर बार बार चर्चा की है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है और यह सच है कि नागरिक संहिता में हमारे पास एक सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। समय की मांग एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की है। क्या आप जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान कानून प्रस्तावित करती है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार एवं गोद लेने जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में धार्मिक कानूनों को दरकिनार करते हुए धर्मनिरपेक्ष कानून बनाना है। वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में लागू है, जबकि उत्तराखंड में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही उत्तराखंड भी अपने राज्य में लागू कर देगा। तो इस न्यूज पर अब आप लोग नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने किसानों को कीटों पर नियंत्रण के लिए मोबाइल फोन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शुरू की है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनके बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। NPSS यानी राष्ट्रीय संचालित कीट निगरानी प्रणाली कीट नियंत्रण और प्रबंधन में किसानों और विशेषज्ञों की मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग करके नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 6 पर कवर किया था। साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने आगामी सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि खोजी है। इसके अलावा उनका शोध अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में मदद कर सकता है। खगोलविदों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के कोडाई कनाल 100 वर्ष के सौर डेटा का उपयोग करके एक नया कोरिलेशन यानी नया सहसंबंध खोजा है। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष मौसम क्या है या स्पेस वेदर क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष मौसम के मुख्य घटक सौर हवा, कोरोनल मास इजेक्शन, सौर फ्लेयर्स होते हैं। वे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को संकुचित कर सकते हैं और भूचुंबकीय तूफानों को ट्रिगर भी कर सकते हैं, जो संचार और बिजली संचरण को प्रभावित कर सकते हैं। अंतरिक्ष यान इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इस प्रकार अंतरिक्ष मौसम का आधुनिक सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारत में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या हो रही है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 भारत में है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण 2.1 मिलियन लोगों की मौत हुई, जो चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 99% से अधिक आबादी ऐसी हवा में सांस लेती है जो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कम है। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण कितना गंभीर है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएट्स का अनुमान है कि भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 12% सड़क परिवहन के कारण होता है, जिसमें से अधिकांश PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन भारी वाहनों के कारण होता है। इसके अलावा भारी वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो समान स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कई अध्ययन ने संकेत दिया है कि भारी वाहन कुल वाहनों के पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का लगभग 60 से 70%, शहरी क्षेत्रों में कुल नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 40 से 50% योगदान देते हैं। सरकार ने पुराने और जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं, जिसमें भारी वाहन शामिल है, हेवी व्हीकल शामिल होते हैं,
उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए वर्ष 2022 में एक व्हीकल स्क्रैपिंग नीति आरंभ की है। दोस्तों, इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अब हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि कृषि में सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 34,000 करोड़ रुपए के पीएम कुसुम कार्यक्रम में देरी के कारण राज्यों ने इसे अपनाने में सुधार के लिए वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं पीएम कुसुम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान में किसान स्वामित्व वाली भूमि में 100 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने, 14 लाख सौर पंप लगाने और 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 7 पर कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में यानी इमरजेंसी के रूप में घोषित किया है। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मामलों में वृद्धि के बाद आया है, जहां वायरस पड़ोसी देशों में फैल रहा है। एमपॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो आमतौर पर निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। हालांकि यह आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह घातक भी हो सकता है। इसके लक्षणों में फ्लू जैसी बीमारी और मवाद से भरी घावों के दाने शामिल होते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। हिस्ट्री सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री अरविंदो घोष राष्ट्रवादी दार्शनिक कवि का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन का दर्शन प्रस्तुत किया। श्री अरविंदो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने युवाओं के विकास में शिक्षा को प्राथमिक साधन बनाने के बारे में जागरूकता पैदा की। उन्होंने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार की खुलकर वकालत की। वे एक पत्रकार भी थे। उनकी पहली दार्शनिक पत्रिका आर्या वर्ष 1914 में प्रकाशित हुई थी। उनकी कई रचनाओं में द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री शामिल है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्री अरविंदो की कौन कौन सी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, तो इन पत्रिकाओं को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जो उनके द्वारा निकाले जाते थे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर रामसर स्थलों की सूची में 3 और आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड को जोड़ेगा। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें शामिल 3 नए स्थल तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय है। देश ने 2014 से लेकर 2024 के दौरान रामसर स्थलों की सूची में 59 नए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों को जोड़ा है। क्या आप जानते हैं भारत 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंधकारी पक्षों में से एक है। भारत 1 फरवरी 1982 को कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बना। वर्ष 1982 से वर्ष 2013 के दौरान रामसर स्थलों की सूची में कुल 26 स्थल जोड़े गए। हालांकि वर्ष 2014 से 2024 के दौरान बहुत तेजी से देश ने रामसर स्थलों की सूची में 59 नए वेटलैंड जोड़े हैं। वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल 18 स्थल हैं कुल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये फैक्ट पूछ सकता है भारत में कितने रामसर स्थल हैं, किन राज्य में सबसे अधिक स्थल हैं, तो इससे जुड़े हुए फैक्ट को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अब हम लोग अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 11 पर कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र सरकार भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए देगी। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार को लागू करने के लिए राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए और किसानों की रजिस्ट्री के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। राज्यों को पूंजी निवेश 2024-25 के लिए विशेष सहायता योजना के तहत धनराशि प्रदान की जाएगी। सूत्रों के अनुसार राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार की आवश्यकता होगी, जिसमें सभी भूमि के लिए एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN या भू आधार का असाइनमेंट, कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र, उप विभाजनों का सर्वे और भूमि रजिस्ट्री की स्थापना शामिल है। शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग का उपयोग करके भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अद्यतन और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की स्थापना के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।